आज के क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर रहे थे। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉन्केव। तो ये मिरर फॉर्म कैसे होता है, हाउ टू फॉर्म दीज टू मिरर्स। तो कंसीडर स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल ले लीजिए। हमने यहां पे एक स्फेरिकल शेल ले लिया और इस स्फेरिकल शेल को आप क्या करिए, इसको काट लीजिए। जब आपने इसको कट कर लिया तो ये इस शेप में आ गया, लाइक दिस। अब ये जो है एक स्फेरिकल कर्व सरफेस बन गया। अब इसमें पॉलिश्ड पोर्शन और ओपेक पोर्शन से डिसाइड होता है कि वो कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। तो बच्चों, कॉन्वेक्स पोर्शन यदि हम अपर साइड, बाहर वाले साइड में, आउटर साइड में यदि हम ओपेक कर दें, ओपेक कैसे करेंगे, लाइक दिस। ये इसका ओपेक पोर्शन हो गया, इसको सपोज टू बी क्यू। और जो इनर पोर्शन है दैट इज द पॉलिश पोर्शन। तो पॉलिश पोर्शन इनर पोर्शन हो गया, आउटर पोर्शन ओपेक हो गया। तो जो मिरर फॉर्म हुआ वो दैट इज द कॉनकेव मिरर। यू कैन राइट एज दैट इज द कॉनकेव मिरर। अब इस स्फेरिकल शेल का जो सेंटर है वही सेंटर इसका भी होगा। तो इसका सेंटर सपोज टू बी ये, और इससे पास होने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, a line passing through the center of the spherical shell is striking on a mirror, obtain a point P, and this is called pole. You get a pole. And the center of the spherical shell, that is the center of curvature. Center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड स्टैकिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। क्योंकि ये जो लाइन है इसको हम रे भी कह सकते हैं। ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और सरफेस से मिलती है, मीटिंग एट ए सरफेस। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट आया एम, दैट इज, तो लेंथ क्या मिली इसकी, एमसी। एमसी इज द नॉर्मल। अच्छा, बिना नॉर्मल के आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पॉसिबल नहीं कर सकते, तो इसलिए नॉर्मल की बहुत जरूरत होती है। तो जो भी लाइन सेंटर से पास हो रही है वो लाइन नॉर्मल रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये तुमको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, ये पी सी, हम आगे इसको एक पॉइंट और लिख दें आर। सपोज करो ये पॉइंट हो गया आर। तो जो लाइन पीसीआर है इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस तुमको पता लग गई। उस प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब एक टर्म आता है फोकस। व्हाट इज द फोकस? फोकस दो तरह का होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंडरी फोकस। तो यहां पर बस केवल प्रिंसिपल ही फोकस होगा। अब यहां पर प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है कि व्हेन द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस stacking on a surface, after reflection they meet at a point and this point is known as focus. तो you say, suppose करो कि एक मिरर मैंने ले लिया, ये एक मिरर मैंने ले लिया, ये इसका पोल और ये इसका सी है। अब रेस क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। और भी रेज ले सकते हो,
लेकिन देखो इसमें ये मिरर नहीं है, वास्तव में दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय सरफेस, बट if you polished, then you can get a mirror because the outer portion is opaque surface and the inner surface is polished. Then you can say that that is a concave mirror. तो अब ये जो rays हैं, these rays are parallel to the principal axis. After reflection, they passing through the focus. तो passing through the focus, अब कैसे इसको हम ये कहेंगे कि फोकस से पास होंगी? तो फोकस से जहां भी मीट करें, समझ रहे हो ना, ये देखो इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये वाली भी रे क्या होगी, इसी पॉइंट पे मीट करेगी, ये वाली भी रेस क्या होगी, इसी पॉइंट पे मीट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर मीट करती है इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। और ये क्या है, फोकस हो गया। अब जो एक चीज और तुमको बताएं, जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, हम थोड़ा सा और इसको आगे ले जाते हैं सेंटर को, ये सेंटर जो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की होगी, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस, तो ये जो पॉइंट, इस पॉइंट पर जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। और जो फोकल लेंथ होगी, मेजर फ्रॉम द पोल टू द फोकस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोकल लेंथ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब सोचो तुमको क्या क्या चीजें मिल गई, कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर, तुमको पता लगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। और कॉनकेव मिरर में हमने देखा कि जो ओपेक पोर्शन होगा वो आउटर पोर्शन होगा, जो इनर पोर्शन होगा वो पॉलिश्ड होगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। अब जो इस स्फेरिकल शेल का बेटा जो सेंटर होगा, जो स्फेरिकल शेल का जो सेंटर होगा, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल is known as center of curvature of the curved surface। क्योंकि ये जो कर्व सरफेस हमने पाया था, ये जो कर्व मिरर हमने पाया था, वो किससे पाया था, स्फेरिकल शेल से पाया था। तो जो भी इसका सेंटर होगा वही इसका भी सेंटर होगा, और इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम पा गए, तो जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो डिस्टेंस क्या है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब जो रेस जो है, यदि पैरेलल टू द प्रिंसिपल, अब देखो यहां पे एक तरफ आया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन होगी, सेंटर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी पे ही ऑब्जेक्ट, इमेज और क्या नाम से फोकस, सब इसी पॉइंट पे ही रहते हैं, इसी लाइन पे ही रहते हैं। और ये लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब हमने यहां पे देयर आर सो मेनी रेज which is passing through parallel to the principal axis, ठीक है ना, parallel to the principal axis, rays, when the rays are parallel to the principal axis, after reflection by the mirror meeting at focus, इसका मतलब क्या हुआ कि रेस जो गई रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। और फोकस से पोल की जो डिस्टेंस होगी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जो कितना आसान है, कोई भी चक्कर नहीं है, बहुत आसान चीज है। ये किसकी बात हो गई, कॉनकेव मिरर की बात हो गई। अब यदि हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में भी यही चीज है, बट उसका जो ओपेक पोर्शन होगा वो इनर साइड होगा और जो पॉलिश पोर्शन होगा वो आउटर साइड होगा। सपोज करो ये इसी स्फेरिकल शेल से कट किया गया सरफेस है और इसका सेंटर यही है, ध्यान दो। अब इसमें जो पॉलिश किया गया है वो ये है,
ये क्या कहलाएगा? ओपेक पोर्शन। ये क्या कहलाएगा? ओपेक पोर्शन। और पॉलिश पोर्शन ये। और ओपेक पोर्शन ये। तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका जो फोकस होगा, अब देखो यहां पे रेस, यानी कि अब यहां पर ये तुम्हारा इसका पोल जो है, पोल में तो कोई चेंज नहीं, जो इसका पोल वही इसका पोल, दोनों मिरर का पोल सेम, दोनों मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम, उनको दिख रहा होगा। क्योंकि जो इस स्फेरिकल शेल का सेंटर होगा ना, वही इस कर्व, दोनों कर्व सरफेस का भी सेंटर होगा। दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको मिल गया, तो अब इसमें जो ओपेक पोर्शन तो इनर पोर्शन हो गया और आउटर पोर्शन पॉलिश पोर्शन ये हो गया। तो हमको मिरर कौन सा मिला? कॉन्वेक्स। अब इसमें जो रेज होती है, ठीक है ना, इसमें जो रेज होती हैं, रेज कैसे होंगी? हम इसी को अब मिला के आगे बढ़ रहे हैं। सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब जरा सोचो, जो रेज चलेंगी वो यहां से चलेंगी, ये, क्योंकि पॉलिश सरफेस के सामने ही तो होगा ना। ये देखो मैंने रेज ले लिया। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये सोचो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? ये रेज ऐसे चली जाएगी, ये रेज ऐसे चली जाएगी। अब जब ये मीट करेगी जिस पॉइंट पर, दे आर अपीयरिंग टू मीट एट अ पॉइंट, यहां पे क्या है? एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, और यहां क्या है? अप्रोचिंग टू मीट एट अ पॉइंट। आइदर रेज आर अप्रोचिंग टू मीट एट अ पॉइंट और अपीयरिंग टू मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो इसका फोकस क्या हो गया? ये हो गया। अब सोचो कि उसका फोकस और इसके फोकस में व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। अभी मैं तुमको इसका डिफरेंस बताता हूं। इसके डिफरेंस में क्या है कि इसमें क्या है कि जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है और इसमें जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है। बस केवल साइन कन्वेंशन का डिफरेंस है। बाकी मिरर में जो मिरर के डिफरेंस है, जो बस केवल यू वी के माने कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और माने कि यू का यू और वी और एफ के साइन कन्वेंशन ही बस केवल अलग अलग हो जाएंगे, नहीं बाकी सब चीज पूरी चीज वैसे ही रहती है। तो देखो बेटा, तुमने पढ़ा क्या? कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा। तुमने क्या पढ़ा? कॉन्केव मिरर पढ़ा। अब हमको ये पता करना है कि रिफ्लेक्शन मिरर में होता कैसे। भाई प्लेन सरफेस होता तो बहुत आसान था। ये सर प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस से मैंने क्या किया? रेज ली, इस पे स्ट्राइक की, स्ट्राइक होने जो ये स्ट्राइक कर रही है, इसकी जो इससे जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड, और ये एंगल इंसिडेंट एंगल, ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। अब देखो, प्लेन सरफेस का तो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, लेकिन यदि यही रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर में हो और कॉन्वेक्स मिरर में हो तो कैसे होगा? इसको देखो, बहुत आसान है, मजा आएगा तुमको। सी मैंने क्या किया? एक कॉन्केव मिरर लिया, ये इसका क्या है? पोल। ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाने वाली लाइन होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल। अब हमने क्या किया? यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो जिस साइड जो ऑब्जेक्ट होता है वहीं से रेस चलती है, यह हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना? जो ऑब्जेक्ट से क्या होती है, जो रेस चलेंगी कहां से, ओरिजिनेट कहां से होंगी? ऑब्जेक्ट से होंगी, और जिस पॉइंट पर मिलेगी उस पॉइंट पर उसकी इमेज बनेगी।
देखो जरा ध्यान से, अब रेस चलेगी, इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी। देखो ये रेस जा रही है, आप देख रहे हो, थोड़ा सा क्या हो गया, हिल गया। स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि रेस क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है ना, इरेगुलर नहीं होती, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन। तो अगर सोचो कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस रे, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, दैट इज आई, इंसिडेंस एंगल, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेस ऐसे आके यहां पे गिरी, तो यहां पर इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कहां बनी, यहां बनी। न क्लियर से, तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, कोई डाउट, नो डाउट। यदि देखो इस तरह से होता क्या है, यदि कोई आपको टर्म समझ में ना आए तो आप क्या करिएगा, वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप उसको अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो, कहां प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज नहीं आया, तो आप ये कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ करके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। ये नहीं कि केवल लेक्चर पे लेक्चर बनाए जा रहे हैं, लेकिन सर कभी ये नहीं पूछते कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम जितनी भी आपको होती है तो आप उसको क्या करिए, अपने कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाते समय उसको हम ध्यान देंगे और उसको उसी तरह से इंप्रूव भी कर देंगे, और आप लोग इससे क्या होगी, प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अच्छा अब देखो कि अब है क्या कि अब देखो इसको, तुमको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यदि हम इस पॉइंट को सपोज करो M मान लें सपोज, तो इन ट्रायंगल OMC, एक ट्रायंगल OMC दिखाई दे रहा है, यस। अच्छा इस OMC में क्या है, ये तो सेंटर हो गया, राइट है ना बेटा, ये तो ये क्या है, ये कर्व सरफेस का तो सेंटर है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी OC है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस तुम्हारी क्या है, MC है। MC क्या है, वास्तव में ये CMN, दैट इज द नॉर्मल लाइन है। इसमें देखो जरा ध्यान से, OMC को छोड़ो, सबसे पहले क्या करो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं भाई, एंगल आई एंगल आर के बराबर होना चाहिए, तो भाई ठीक है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए कैसे बराबर है, तो एंगल हम लिखेंगे OMC इज इक्वल टू एंगल CMI। भाई देखो ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है कि नहीं, बहुत सही। अब इसके बाद क्या है कि अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ये वाला ये ट्रायंगल, सोचो कि ये तुम्हारा इसका माने क्या नाम से, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आई है। इसमें हमको अब क्या करना है कि जैसे इसके अपर्चर की बात करते हैं, तो अपर्चर का मतलब क्या होता है, जितने पोर्शन पे कर्व सरफेस मिरर के जितने पोर्शन पे लाइट स्ट्राइक करती है, दैट इज द अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर का स्मॉल होने पे क्या इफेक्ट आता है, जरा एक चीज पहले सुन लो पहले अलग से, कि सपोज करो कि ये कोई मिरर है, इस मिरर के इतने पोर्शन पे लाइट पड़ रही है सपोज, यानी कि इतने पोर्शन पे यदि लाइट पड़ती है, ये M है और ये M डैश है, तो इसका जो अपर्चर होगा बेटा इतना ही होगा,
क्योंकि इतने ही सरफेस पे रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी, इतना ही सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि इस पे और इस पे तो लाइट नहीं पड़ रही ना, पड़ किस पे रही है, एम डैश पे पड़ रही है, तो एम डैश क्या हो गया, अपर्चर ऑफ द मिरर। तो जो अपर्चर ऑफ द मिरर हम पा गए, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब हम कहते हैं कि अपर्चर बहुत स्मॉल हो, सपोज करो कि यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अपर्चर तुम्हारा ये है, अब यहां पोल, अब इसमें क्या है, एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, ध्यान से देखना कितना मस्त है। अब ये रेज है, अब इसका अपर्चर इस केस में कितना है, एमपी, फर्स्ट केस, यानी किसके लिए, इस वाले के लिए। अब हमने रेस को और नीचे कर दिया, अब अपर्चर क्या हो गया, ये M1P कर लो और ये क्या हो जाएगा M2P, क्योंकि यहां से यहां तक का, ध्यान से देखो, ये और ये इतना ही पोर्शन अपर्चर कहलाएगा। अपर्चर से होने से होता क्या है कि तुम ये डिस्टेंस जो देख रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तुम ये चीज देखो, अपर्चर के स्मॉल होने से जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यदि हम S1 और S2 माने, तो ये पॉइंट टेंड किधर की ओर करता है, पोल की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है कि नहीं, ये पॉइंट किधर की ओर टेंड कर रहा है, पोल की ओर टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे अपर्चर स्मॉल होगा, व्हेन द अपर्चर इज स्मॉल देन दिस पॉइंट S इज टेंडिंग टुवर्ड्स द पोल, और उस केस में क्या होगा, हमने और इसको छोटा कर दिया, सपोज ये हो गया, इससे हो क्या है कि जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के लगभग इक्वल है। यदि ये M3 हो गया तो इसका मतलब वास्तव में क्या होगा कि जो OM3 है मस्त लगभग इक्वल है किसके, OP के, सही है। यानी कौन सी डिस्टेंस, यानी कि वास्तव में यदि हम इसकी बात करें, यदि ये छोटा होता चला जाए, देखो फिगर यहां पे साफ है, तो यहां पे देखो कॉम्प्लेक्स साइड हो गया है। कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया कि भाई देखो अपर्चर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में डिफरेंस है क्योंकि ये ज्यादा ये कम है, लेकिन जैसे जैसे अपर्चर क्या होगा कम होता जाएगा, वैसे वैसे एस किधर की ओर टेंड करेगा, पोल की ओर टेंड करेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि उस वक्त तुम्हारा जो OM3 है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, OP के बराबर दिखेगा। ये ऐसा कब होता है, जब अपर्चर बहुत छोटा होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इतना क्लियर हो गया ना बेटा। अब आगे देखो, अब इसके बाद हम लोग एक चीज रिलेशन निकालते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे देखेंगे अभी बताना शुरू करता हूं। हमने क्या बोला, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल OMC इज इक्वल टू एंगल CMI, क्लियर। अब देखो इसके बाद हम इसमें ये तुमने देखा कि भाई OMC बराबर CMI, क्योंकि देखो हमने तुमको क्या बताया कि भाई देखो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है, सही है ना। यहां पे हमको क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। अब देखो यहां पर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग ये एंगल कंसीडर करें तो OMC, ये एंगल कंसीडर करेंगे CMC। जिस एंगल को कंसीडर करते हैं वो पॉइंट क्या होता है, इसमें बीच में लिखा जाता है, ठीक है ना। ये आपको मैथ्स में आपके मैथ्स के टीचर बताएंगे। अब इसके बाद देखो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो जब इसको देखो, मैंने क्या किया, बहुत इजी बेटा प्रूफ है, हमने फिगर को थोड़ा सा, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इलाज कर दिया, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना। अब देखो ये क्या है, इसका C है, ये इसका क्या है, फोकस है,
हमने क्या किया, एक रेस को लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस होता है, ध्यान देना इस बात को। व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, तो फोकस क्या है आपके एफ, आप क्या करोगे, इससे लिख लोगे दिस वन। अब जो ये जो पॉइंट, इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हमने क्या किया, सी को मिलाया, यानी कि द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सी एंड एन वी गेट नॉर्मल। लुक, दिस इज द नॉर्मल, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, अब इसमें मैथ्स लगेगी। मैथ्स में तुमने क्या पढ़ा है, कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल ये है और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल कहलाता है। ठीक है, एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो यहां पर भी बेटा क्या होगा कि हम देखो बता रहे हैं यहां पे, बहुत ध्यान से सुनना, इस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, एम। अब ना देखो, इसको हमने क्या पॉइंट ले लिया, ओ। अब देखो मैंने क्या कहा कि एम एन पैरेलल टू, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल, पॉइंट टू बी नोटेड, यू से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल। एम एन पैरेलल टू CO, then angle MNC is equal to NCO। ये वाला एंगल किसके इक्वल हुआ, इस वाले एंगल के इक्वल हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड। सही है, क्लियर। अब जब ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है, तो ध्यान दो, हमने बता दिया भाई एमएनसी जो है किसके बराबर है, एनसीओ के बराबर है, क्लियर। अब देखो जरा सा इसके अंदर और चीजें देखो कि जो ये वाला एंगल है कितना आ गया, एंगल आ ही तो आया ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर की बात करें, इन ट्रायंगल CNF, इस CNF में क्या है, एंगल CNF, ये C है, ये N है, ये F है, तो ये एंगल क्या रिप्रेजेंट होगा, R से रिप्रेजेंट होगा ना, एंगल CNF ये किससे रिप्रेजेंट होता है, R से रिप्रेजेंट हो रहा है, एंगल R। और ये एंगल क्या है, I, जो कि तुमने पहले से बराबर किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो सपोज। मैं ये कहता हूं कि इस, अच्छा ये वाला एंगल क्या है, CNF, और ये तो एंगल ये हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, NCF। बाय रिफ्लेक्शन से क्या है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से क्या है, हम ये कह सकते हैं एंगल MNC ये किसके बराबर है, CNF, एंगल CNF। अब देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। थोड़ा ध्यान से देखो, यही MNC NCO के बराबर है और यही MNC किसके बराबर है, CNF के बराबर है।
ये क्या है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ऐसा हुआ है। अब इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब इक्वल होता है बेटा तो देखो क्या मिलेगा, एंगल NCO ये बराबर हो जाएगा एंगल CNF। NCO यानी कि ये वाला एंगल, सही है ना, एंगल CNF, तो CNF ये भी क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि हमने कहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मिला है। अब जब ये मिल गया तो इसका मतलब हमने ये पाया कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, तो इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना, क्या है कि जब ये एंगल बराबर है तो ये वाली साइड जो होगी वो ये वाली साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा कि CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NF, यानी कि जो CF है वो NF के क्या है, इक्वल है। अब जरा सोचो, जैसे जैसे अपर्चर कम होता जाएगा, जो मैं तुमको यहां बता रहा था, जैसे जैसे अपर्चर कम होता जाएगा तो वैसे वैसे जो ये FN है ना, ये OF के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, व्हेन अपर्चर इज वेरी स्मॉल, व्हेन अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर वेरी स्मॉल का मतलब क्या हो गया, देखो ये अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर इज वेरी स्मॉल का मतलब नीचे की ओर आ रहे हो, तो नीचे की ओर आ रहे हो तो उसका मतलब कि जो ये डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस की क्या होगी, लगभग इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OF, इसको O सपोज ना करके P सपोज कर लो तो ज्यादा मजा लगेगा, तो तुमको आसान रहेगा। तो जहां जहां बेटा O लिखा हुआ है वहां वहां इसको P कर लो, क्योंकि बिकॉज ऑफ P क्या है, P इज द सेंटर ऑफ, P इज द पोल ऑफ द मिरर। तो देखो NCP CNF के बराबर है, उससे रिजल्ट क्या मिला भाई, ट्रायंगल के अंदर क्या है, अपोजिट साइड यदि इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यहां पे क्या है, एंगल इक्वल आ रहे हैं तो साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो जब ये साइड इक्वल हो गए तो ये हो गया। व्हेन अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त यह होगा कि जो NF है, NF नियरली इक्वल टू FP, यानी कि जो NF नियरली इक्वल टू FP, इसका मतलब कि ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, इन दोनों से फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन गेट CF बराबर, CF इक्वल टू FP। CF किसके इक्वल हो गया, FP के, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस के क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोल से सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब कि तुम PC को क्या लिख सकते हो, PC इज इक्वल टू CF प्लस FP। PC क्या है, R, CF क्या है, FP के बराबर है, इक्वल है, तो हमने लिखा FP प्लस FP। ये क्या हो जाएगा, 2FP बराबर R। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FP क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से, तो F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R/2। दैट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। इस चैप्टर के जब एक बार फिनिश हो जाएगा तो इस रिलेशन को मैं एक बार फिर से आपको प्रूफ करा दूंगा, लेकिन आप क्या करिएगा, इस लेक्चर को रोक करके इस प्रूफ को देखिएगा और इसके एप्लीकेशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, और आपको बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, तो ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।